और इधर मसूद अजहर के आतंकी शागिर्द साधु के वेश में दाखिल होकर भारत को दहलाने का प्लान बना रहे हैं। एफएटीएफ के डर से मसूद अजहर भले ही अंडरग्राउंड हो गया हो, लेकिन उसके आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने के काम में लगे हुए हैं। महाशिवरात्रि से पहले आतंकियों की खूनी साजिश, शिवरात्रि पर हमला करने की फिराक में दहशतगर्द, शिव की आराधना में दहशत के दानव डालेंगे खलल। देवों के देव महादेव का सबसे बड़ा दिन महाशिवरात्रि, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ होगी, नाचते गाते शिव की आराधना में डूबे भक्त होंगे। एक ऐसा संयोग होगा जो आज से 59 साल पहले बना था। सभी ग्रहों के 4 स्थानों पर रहने से भगवान शिव से जुड़ा केदार योग बनेगा। लेकिन भक्तों की भीड़ पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उन आतंकियों की नजर है जिनका पेशा है खून बहाना, जिनका मकसद है इंसानियत की आत्मा को ठेस पहुंचाना। और आतंकियों की इस खूनी टोली की कमान संभाल रहा है इमरान खान का सबसे भरोसेमंद जिहादी मसूद अजहर। वही मसूद अजहर जिसने पुलवामा हमला किया था, वही मसूद अजहर जो भारतीय सेना को निशाना बनाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन इस बार जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर ने अपने खूनी जिहाद के लिए महाशिवरात्रि का दिन चुना है। यही नहीं, एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसमें आतंकी तो होंगे लेकिन बिना हथियार के। जी हां, सही सुना आपने, बिना हथियार के। सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक जैश के आतंकी जम्मू और पंजाब के रास्ते घुसपैठ करेंगे। आतंकी बिना हथियार के भारत में दाखिल होंगे। यहां पहुंचने पर ओवरग्राउंड वर्कर उन्हें हथियार मुहैया कराएंगे। ये हथियार पंजाब के रास्ते जम्मू पहुंचाए जाने की संभावना है। साधु के वेश में अगर कोई वेपन लेके आता तो वो पकड़ा जाएगा, जो इसमें सिचुएशन चल रही है। तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी उनकी जो होगी, जो भी पाकिस्तान या मिलिटेंट सपोर्टर जो प्लान कर रहे हैं कि वो साधुओं को लाएंगे, उनको नकली आइडेंटिटी देंगे और उसके बाद जो ओवरग्राउंड वर्कर है उनके, वो उनको हथियार मुहैया कराएंगे। तो एरिया डोमिनेटिंग एजेंसी है, उनको ओवरग्राउंड वर्कर के ऊपर अभी से कड़ी नजर रखनी चाहिए, उनकी ऑल एक्टिविटीज। सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद हैं। सीमा पर पैनी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा बल को कटीली तारों के उस पार हर हलचल की जानकारी है। लेकिन खुफिया एजेंसियों को उन ओवरग्राउंड वर्कर की भी सरगर्मी से तलाश है जो दहशतगर्दों की मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि अगर जैश के आतंकियों को बम, गोली और बारूद भारत में ही मुहैया कराए जाएंगे तो वो कौन कराएगा, कैसे कराएगा और कब कराएगा। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस के अधिकारियों को आगाह किया है। यही नहीं, 21 फरवरी तक जम्मू में तैनात सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है और सभी पुलिस स्टेशनों को अलर्ट पर रहने का आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जाहिर है, भारतीय सेना के आक्रामक रुख और ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी किसी भी तरह बड़े हमलों को अंजाम देना चाहते हैं। इसी कोशिश में 30 जनवरी को 3 आतंकियों ने जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर को पार भी किया था। लेकिन नगरोटा के पास ये तीनों आतंकी सुरक्षा बल की गोली का निशाना बन गए। ये बात अलग है कि इसके बाद भी जैश लगातार आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने पाकिस्तान के बालाकोट में नया आतंकी अड्डा बना लिया है। उसने अपने आतंकी अड्डे को बढ़ाते हुए 2 और नई इमारत भी बना ली है। यहां मसूद अजहर का बेटा आतंकियों को हमलों की ट्रेनिंग दे रहा है। मतलब ये कि जैश-ए-मोहम्मद ने पहले पूरी तैयारी की और अब भारत में अपने आतंकियों को दाखिल कराकर बड़े हमलों की योजना बना रहा है। लेकिन आतंक का अजगर मौलाना मसूद अजहर इस बार अपनी साजिश को कामयाब बनाने के लिए एक ऐसी चाल चलने वाला है जिसका अंदेशा सुरक्षा बल और जांच एजेंसियों को पहले से है। इस चाल के सबसे अहम किरदार में होंगे साधु, जो असल में साधु नहीं बल्कि मसूद अजहर के भेजे वो खूनी दरिंदे होंगे जो भेष बदलकर हमला करने की ट्रेनिंग ले चुके हैं। पाकिस्तान के पालतू आतंकी मसूद अजहर की इस साजिश का कच्चा चिट्ठा
अभी बाकी है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी वेश बदलकर आएंगे और हमलों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। खुफिया इनपुट के मुताबिक मसूद अजहर के कातिल कारिंदे साधु के वेश में महाशिवरात्रि पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ को निशाना बनाने की फिराक में है। इसके लिए पंजाब और जम्मू के अलग अलग सेक्टर से आतंकी भारत में दाखिल होंगे। इन आतंकियों की मदद करेंगे वो स्थानीय लोग जिन्हें ओवरग्राउंड वर्कर कहा जाता है। पाकिस्तान के पैसों पर पलने वाला, पाकिस्तान की शह पर भारत में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाला, पाकिस्तान की शह पर मासूमों का कत्ल करने वाला मौलाना मसूद अजहर एक बार फिर भारत को दहलाने का षड्यंत्र रच रहा है। एक बार फिर जैश ए मोहम्मद का सरगना भारत को जख्म देने का सपना देख रहा है और इस सपने को हकीकत की जमीन पर उतारने के लिए उसने 3 से 4 आतंकियों का एक दस्ता तैयार किया है। जिहाद की पाठशाला में तैयार ये खूनी दस्ता पहले भारत में दाखिल होगा, फिर भगवा भेष पहनेगा, उसके बाद महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ पर हमला करेगा। यकीन नहीं आता तो सुनिए मसूद अजहर के शागिर्द की ये गीदड़ भभकी। अगर इंडिया की जेलों में मेरे किसी कैदी भाई को मारा गया, सज्जाद की तरह शहीद किया गया, मैं दुनिया के कई मुल्कों में हिंदुओं को उल्टा लटका दूंगा इंशाअल्लाह। सुना आपने किस तरह आतंक के मौलाना का शागिर्द भारत में हमलों की धमकी दे रहा है, किस तरह वो यहाँ जेल में कैद अपने आतंकियों की जान बचाने के लिए गीदड़ भभकी दे रहा है। यही नहीं, उसका आका यानी मसूद अजहर पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना के इशारे पर एक कदम आगे बढ़कर भारत में हमलों की योजना तैयार कर चुका है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के जिला सियालकोट में जैश के आतंकियों की सीक्रेट मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में तय हुआ है कि आतंकी पठानकोट, कठुआ और सांबा से घुसपैठ करेंगे। जैश के ये आतंकी महाशिवरात्रि के मौके पर हमलों को अंजाम देंगे। इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी है कि इंटरनेशनल अटेंशन गेन करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि हम पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए हैं और एक नए तरीके की सोच लाने के लिए, क्योंकि ये पहली बार होगा कि साधुओं के बेश में अगर आतंकी हमला करते हैं। हाईली फिजिबल है। हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनको पूरी तरह अलर्ट रहना चाहिए और ये यकीन करना चाहिए कि कोई भी ऐसी इंसिडेंट ना हो। बिना हथियार के आतंकी भारत में दाखिल होंगे और यहाँ उनके मददगार, जिन्हें ओवरग्राउंड वर्कर कहा जाता है, वो हथियार मुहैया कराएंगे। इसके बाद मसूद अजहर के खूनी शैतान साधुओं का भेष धरेंगे और हमला करने की कोशिश करेंगे। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक जैश के आतंकी साधुओं के वेश में श्रद्धालुओं की भीड़ पर हमला कर सकते हैं, लिहाजा जम्मू के सभी शिव मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू में तैनात सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। साधुओं के वेश में अटैक करना बनिस्बत आप अगर आर्मी यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, जो वो बहुत बार कर चुके हैं, तो उनकी जो बाद में इंसिडेंट के बाद जो भागने की चांसेस है वो काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ऊपर उन्होंने साधु के कपड़े पहने हो, नीचे सिविल कपड़े पहन लें और उस इंसिडेंट को करने के बाद वो उन कपड़ों को शेड करके फिर कहीं नॉर्मल मिक्स हो जाए क्राउड के साथ। इस बार महाशिवरात्रि 21 फरवरी को है, लिहाजा 20 फरवरी को जम्मू में शिव बारात निकाली जाएगी। आतंकियों की नजर इस शिव बारात पर भी है। ऐसे में जोनल पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं कि 19 से 23 फरवरी तक विशेष परिस्थिति को छोड़कर पुलिस कर्मियों को छुट्टी न दी जाए। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी अपने इलाके में रह रहे संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर भी नजर रखेंगे। यही नहीं, महाशिवरात्रि पर सुरक्षा को लेकर जम्मू के जिला आयुक्त ने बैठक भी ली। इस बैठक में श्री रणबीरेश्वर मंदिर वेलफेयर कमेटी ने शिवरात्रि के दिन मजिस्ट्रेट रैंक और डीएसपी स्तर के अधिकारी को तैनात रखने की मांग की है। इसके पीछे वजह यह है कि महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ जम्मू के श्री रणबीरेश्वर मंदिर में ही रहती है।
और जो डूबते को तिनके का सारा तभी मिलेगा अगर वो कुछ कर पाते हैं। उनका एग्जिस्टेंशियल जो थ्रेट इस समय चल रहा है, तो उसमें वो आत्मघाती हमला करें या दूसरी तरह का हमला करें, अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, और अपनी जो इनकी इंटरनल गैलरी है जो इनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान और श्रीनगर में, ये जरूरी है। और वो किसी भी किस्म का हमला कहीं भी हो सकता है। पाकिस्तान की इमरान सरकार के इशारे पर जैश-ए-मोहम्मद हिंदुस्तान में खून की होली खेलने की प्लानिंग कर रहा है, जबकि वो इस बात से बेखबर है कि यहाँ आतंकियों को मौत की नींद सुलाने के लिए सेना की बंदूक निशाना लगाए हुए है। मौत दहशत के दानवों का इंतजार कर रही है। पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को शांति दूत करार देता है। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने अपनी छवि सुधारने के लिए ही लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद को सजा देने का ढोंग रचा, मगर अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक FATF का फैसला आते ही हाफिज सईद जेल से आजाद हो जाएगा। हाफिज की रिहाई का ब्लूप्रिंट खुद इमरान खान ने तैयार किया है। FATF का फैसला आते ही जेल से रिहा होगा हाफिज। इमरान खान और उनकी सेना को कश्मीर के खिलाफ छेड़े गए छद्म युद्ध में हाफिज सईद सबसे ज्यादा मदद पहुंचाता है। वो हाफिज सईद ही है जो पाकिस्तान की आतंक नीति का प्रचार प्रसार करता है। हाफिज सईद का आतंकी संगठन लश्कर तैयबा कश्मीर में आतंक की पौध तैयार करता है, लेकिन वक्त की नजाकत और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था FATF की नाराजगी को देखते हुए इमरान सरकार ने मजबूरी में हाफिज सईद को कैद कर रखा था। अब जब FATF का फैसला आने वाला है, पेरिस में हो रही बैठक का नतीजा निकलने वाला है, तो हाफिज सईद को भी जेल से बाहर निकालने का प्लान तैयार किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हाफिज की गिरफ्तारी को लेकर दिए गए आदेशों में जानबूझकर कमियां छोड़ी गई हैं। इन्हीं कमियों को जरिया बनाकर हाफिज को किसी भी वक्त जेल से रिहा किया जा सकता है। इससे पहले हाफिज का वकील भी कह चुका है कि वो एंटी टेररिज्म कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगा। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक हाफिज के वकील का तर्क है कि अदालत ने उसे FATF के दबाव के चलते दोषी ठहराया है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि हाई कोर्ट हाफिज सईद को रिहा करने का फरमान सुना दे। भारत में हाफिज सईद साहब को मास्टरमाइंड कहा जाता है मुंबई अटैक का। साथ साथ वो जैश-ए-मोहम्मद को भी ले आते हैं कि जब तक मौलाना मसूद अजहर को भी पठान कोर्ट में ट्राई नहीं करेंगे तो उस वक्त तक पाकिस्तान की जो एक दिखावे वाली चीजें हैं इसका कोई असर नहीं होने वाला दुनिया पे। ये तो हुई पाकिस्तान की मीडिया की बात, जो हाफिज सईद की गिरफ्तारी और FATF की कार्रवाई को अलग अलग करके देखती है। लेकिन इमरान खान पर अपनी आवाम का भी दबाव है, जो हाफिज सईद को आतंकी नहीं बल्कि रहनुमा मानती है। यकीन नहीं आता तो गौर से सुनिए कैसे पाकिस्तान की जनता हाफिज सईद को मिली 11 साल की सजा के खिलाफ खड़ी है और वो इमरान सरकार को लानत भेज रही है। हाफिज सईद साहब ਨੂੰ सजा दी गई है जो कि सरासर गलत होया। दहशतगर्द नहीं, असली दहशतगर्द तो यूरोप है, अमरीका है। ये बेइंसाफ है। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਇਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ बड़ी बेइंसाफी है। खैर, पाकिस्तान के अखबार डॉन में छपी एक खबर के मुताबिक हाफिज सईद की रिहाई में सबसे बड़ा बिंदु ये होगा कि देश में आतंकी समूहों पर तो मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन उनके नेता और कैडर नियमित रूप से काम करते रहते हैं। यही नहीं, हाफिज पर किए गए फैसले में भी कई कमियां हैं, जबकि पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान के कई आतंकी संगठनों के साथ जमातुद दावा को भी वहां की सेना रसद, प्रशिक्षण और धन मुहैया कराती है, जिनका इस्तेमाल वो भारत अफगानिस्तान के खिलाफ करती है। हाफिज से जुड़े संगठन अवैध ड्रग्स कारोबार से भी पैसे की उगाही करते हैं, लिहाजा FATF ने इसी आधार पर उसे ग्रे लिस्ट में डालते हुए चेताया था कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान ने हाफिज पर कार्रवाई करने का ढोंग रचा। ये जितना भी हो रहा है ये दुनिया को दिखाने के लिए हो रहा है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद के खिलाफ इमरान की गवर्नमेंट आने के बाद सीरियस हो गया। वो कुछ नहीं होगा। हाफिज सईद अगर जेल में भी रहता है 2, 4, 10, 15, 20 दिन, वो उसको एक VIP ट्रीटमेंट दी जाएगी और उसकी जो सारी पॉलिसीज आए, क्योंकि अगर आप हाफिज सईद को खत्म करते हैं फिर ISA खत्म हो जाएगी, ISA खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान आर्मी खत्म हो जाएगी, उसमें टाइम लगेगा। तो ये सारा फसाड है। अगर हाफिज सईद रिहा हुआ तो पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए दुश्वारियां बढ़ेंगी,
इसलिए क्योंकि इससे पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो जाएगा। हालांकि लगता नहीं कि इमरान खान को इससे कोई फर्क पड़ता है। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता है तो देश में मौजूद उन कट्टरपंथियों की जिन्हें बैसाखी बनाकर वो सिंहासन तक पहुंचे। ऐसे में वो नहीं चाहते कि इन कट्टरपंथी जमातों को नाराज करें। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान की लूट की कहानी कोई नई नहीं है। सच्चाई यह है कि पीओके अपनी जरूरत से कई गुना ज्यादा बिजली पैदा करता है। इसके बाद भी यहाँ के लोग अंधेरे में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पैदा होने वाली बिजली पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में भेज दी जाती है और यहाँ की जिंदगी में अंधेरा छाया रहता है। पूरे साल पीओके में छाया रहता है अंधेरा और पीओके की बिजली से जगमगाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान की लूट का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला पहलू है यहाँ की बिजली व्यवस्था। पीओके में बिजली का हाल ये है कि राजधानी मुजफ्फराबाद में तो लोगों को 24 घंटे में 1 या 2 घंटे की बिजली नसीब हो जाती है, लेकिन बाकी इलाकों में हफ्तों बिजली के दर्शन नहीं होते हैं। ये 10 रोज कबल होने वाली बारिशों से पावर हाउस जो कठाई चनारी का पावर हाउस है, इसका वाटर चैनल तबाह हो गया था। उस वाटर चैनल के तबाह होने से आज तक वो बिजली बहाल नहीं हो सकी। तो बिजली ना होने की वजह से अगर इस मशीनरी को मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से की जाती तो ये इतने पानी के ऊपर इस पूरे डिस्ट्रिक्ट को बिजली प्रोवाइड कर सकती थी, लेकिन उनकी करप्शन की वजह से आज ये हुआ है कि 10 दिनों से आवाम को जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, आवाम लोगों की दुकानें बंद हैं, दर्जियों की दुकानें बंद हैं और सालाना इम्तहानात शुरू हैं बच्चों के। आवाम को इतनी दिक्कत है कि वो अब बच्चे तैयारी नहीं कर सकते हैं इम्तहान के लिए। पीओके के लोगों का बिजली की किल्लत से जूझना एक हैरान करने वाला पहलू है, क्योंकि इसके पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे जानकर कोई भी हैरान हो जाए। पीओके एक ऐसा इलाका है जो अपनी जरूरत से कई गुना ज्यादा बिजली पैदा करता है। इसके बाद भी यहाँ के लोगों की जिंदगी पिछले 70 साल से अंधेरे में ही गुजर रही है। पहले आपको बताते हैं कि पीओके कितनी बिजली पैदा करता है और पाकिस्तान सरकार उस बिजली का क्या करती है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की बिजली की जरूरत महज 500 मेगावाट है, जबकि यहाँ बने नीलम झेलम विद्युत केंद्र की क्षमता 1500 मेगावाट है, जबकि मंगला डैम पर बने बिजली केंद्र की उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। इस तरह सिर्फ 2 बड़े पावर प्लांट से पीओके करीब 2500 मेगावाट बिजली पैदा करता है। 2500 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले पीओके को सिर्फ 500 मेगावाट बिजली की जरूरत है। इसके बाद भी पीओके के लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार पीओके में पैदा होने वाली सारी बिजली पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भेज देती है और पीओके के लोग अंधेरे में जिंदगी गुजारते हैं। मुजफ्फराबाद इस वक्त अंधेरों में डूबा हुआ है। उसके जो कैपिटल है, जो हमारा फेस है, आज़ाद कश्मीर के माथे का झूमर है मुजफ्फराबाद, अगर वो सफ़र कर रहा है तो इसको हम क्या समझें। हम ये समझते हैं कि जो हुकूमत आए दिन पैकेजेस का ऐलान करती है, कभी तालीमी पैकेज करती है। जब आप लोगों को लोड शेडिंग से निजात नहीं दिला सकते तो आप ऐसे काम क्यों करते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की बिजली ही नहीं लूट रहे हैं, बल्कि इस तरह वो पीओके में रोजगार को भी खत्म कर रहे हैं। बिजली की कमी की वजह से यहाँ उद्योग धंधे लगातार बंद होते जा रहे हैं। अखरोट की लकड़ी का बड़ा कारोबार अब पीओके में लगभग खत्म हो गया है। अखरोट की लकड़ी पर सजावटी सामान बनाने वाली कारीगरी भी खत्म होती जा रही है। यही नहीं, अब कपड़े का कारोबार भी ठप हो चुका है और छोटे कारखानों में ताला लग गया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अखरोट की लकड़ी का कारोबार काफी पुराना है। यहाँ अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी बनाने वाले बहुत से कारीगर हुआ करते थे, लेकिन बिजली की कमी से अब ये कारोबार आखिरी सांसें ले रहा है। जो लोग अब भी इस कारोबार से जुड़े हैं, उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। आगे जो है ना, कोई इसको तरक्की देने वाला नहीं है, ना काम को बढ़ाने वाला, क्योंकि कोई सप्लाई नहीं करता नहीं है, कोई सहूलतें हैं नहीं।
गर्मियों के मौसम में स्याहों की आमदोरफ्त ज्यादा होने की वजह से इस कारोबार से वाबस्ता अफराद बेहतर दिनों की उम्मीद में तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिजली की आए रोज गैर एलानिया लोड शेडिंग भी इस कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए मुश्किलात में इजाफे का बाइस बनी हुई है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बिजली की लूट से जुड़ा एक और भी दर्दनाक पहलू है। यहाँ पाकिस्तान सरकार ने बिजली बनाने के लिए बांध बनाए, जिसके लिए सैकड़ों गांव उजाड़ दिए और हजारों लोग बेघर हो गए। इन लोगों को सरकार ने ना तो मुआवजा दिया और ना ही रहने के लिए छत। आज हालत यह है कि जिनकी जमीन पर बिजली घर बना है वो अंधेरे में रहने के लिए मजबूर। आपको लेकर चलते हैं यमन, जहां बदले का बारूद कुछ इस कदर बरसाया गया, जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं, वो झुलस कर रह गए। और जब उस सुलगते बारूद का धुआं छटा तो सामने पड़ी थी 32 बेकसूर लोगों की लाशें। तारीख 15 फरवरी, दिन शनिवार, वक्त सुबह का, जगह सऊदी अरब का किंग खालिद एयरबेस। सऊदी एयरफोर्स का सबसे खतरनाक और भरोसेमंद लड़ाकू जेट फाइटर F-15 ईगल का एक स्क्वाड्रन, जिसे सऊदी एयरफोर्स ने अना अल फहद नाम दे रखा है, वो एक मिशन के लिए तैयार हो रहा है। मिशन को अंजाम देने वाले जेट पायलट भी इस मिशन को कामयाबी का नया आसमान देने के इरादे से खुद को तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ अना अल फहद के रास्ते में किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आ सके, इसका इत्मीनान भी वो खुद ही कर लेते हैं। और फिर आसमान का ये बाज अपने शिकार की परवाज पर निकल पड़ता है। बमुश्किल 10 मिनट की उड़ान के बाद यह F-15 ईगल यमन के आसमान पर मंडराता दिखाई देने लगा। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इस लड़ाकू जहाज के परों के पास से एक मिसाइल नुमा रॉकेट अलग होकर अपने निशाने की तरफ निकल पड़ता है। और कुछ ही देर बाद यमन के उत्तरी सूबे अल जौफ के एक पहाड़ी हिस्से पर धमाकों का एक ताबड़तोड़ सिलसिला नजर आने लगता है। सऊदी एयरफोर्स का यमन पर हमला, यमन पर बरसा मौत का बारूद। सऊदी सेना के हवाई हमले में 32 की मौत, 32 नागरिकों के मारे जाने की खबर। यमन के हूथी विद्रोही थे निशाने पर, लड़ाकू विमान के तमाशबीन मारे गए। हूथी विद्रोहियों ने मार गिराया था लड़ाकू विमान। यमन के विद्रोहियों के टीवी न्यूज चैनल अल मासिरा पर यकीन किया जाए तो सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के एक ऑपरेशन में यमन के 32 बेकसूर नागरिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। यह हमला उस वक्त अंजाम दिया गया जब उत्तरी सूबे के अल जौफ इलाके में सऊदी अरब के एक लड़ाकू विमान टोर्नाडो के मलबे को देखने के लिए गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। दरअसल बताया जा रहा है कि शुक्रवार को हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब की गठबंधन सेना के लड़ाकू विमान टोर्नाडो को निशाना बनाया था। हूथी विद्रोहियों ने उसे मिसाइल से मार गिराया था। अपने लड़ाकू जहाज के गिराए जाने की खबर मिलते ही सऊदी अरब आक्रामक हो गया। सऊदी ने शनिवार की सुबह ही यमन के हूथी विद्रोहियों के ठिकाने पर हमला बोल दिया। और इस ऑपरेशन के लिए सऊदी एयरफोर्स ने आसमान के अपने सबसे ताकतवर फाइटर स्क्वाड्रन यानी F-15 ईगल यानी अना अल फहद को मिशन का जिम्मा सौंपा, जिसके बारे में एक बात पूरी दुनिया में मशहूर है कि आसमान में दुनिया का कोई भी लड़ाकू जहाज इसका मुकाबला नहीं कर सकता। आसमान में बाज की तरह झपट्टा मार कर दुश्मनों का सफाया करने में माहिर इस ईगल को यमन के पहाड़ी इलाके में छिपे अपने दुश्मनों तक पहुंचने और उन पर बारूद की बरसात करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। हालांकि अभी तक ये बात साफ नहीं हो सकी है कि जिस टोर्नाडो लड़ाकू विमान पर
सऊदी हमला बताकर यमन के आसमान पर ताकतवर तरीके से हमला करने में जुट गया वो लड़ाकू विमान असल में हूथी विद्रोहियों की मिसाइल का निशाना बना या फिर किसी तकनीकी खामी की वजह से यमन में हूथी विद्रोहियों के इलाके में इत्तेफाक से क्रैश हो गया। बताया यही जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ था उस वक्त वो जेट फाइटर यमन सरकार की मदद के लिए एक ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था। फिलहाल यमन या सऊदी सरकार ने क्रैश की वजह साफ नहीं की है। वहीं विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल से प्लेन को मार गिराया। मिली जानकारी के मुताबिक जिस इलाके में प्लेन गिरा वहां विद्रोहियों ने मिसाइल से अटैक किए थे। हूथी विद्रोहियों ने 2014 के अंत में यमन की राजधानी सना समेत देश के ज्यादातर उत्तरी हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था और इसी के साथ यमन गृह युद्ध की चपेट में आ गया था। 5 साल से जारी गृह युद्ध के दौरान अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 30 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर पनाह की खातिर दूसरे शहरों और दूसरे मुल्कों में भटकना पड़ रहा है। राष्ट्रपति अब्दुर्रब्बु मंसूर हादी और उनकी सरकार को पड़ोसी देश सऊदी अरब में निर्वासित होना पड़ा था। और इधर रेलवे ने ई टिकटों की कालाबाजारी रोकने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। रेलवे में सुरक्षा का जिम्मा देखने वाली आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने पिछले दिनों हुई छापेमारी में 59 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें कुछ का संबंध बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन से बताया गया। रेलवे ने ये गिरफ्तारियां दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, शिलोंग, बेंगलुरु, अहमदाबाद और जोधपुर में हुई छापेमारी के दौरान की है। आरपीएफ का दावा है कि इन आरोपियों से पूछताछ में उसे पता चला है कि रेलवे में ई टिकटों की कालाबाजारी असल में टेरर फंडिंग से जुड़ी हुई है। रेल टिकटों की कालाबाजारी के मामले में आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। डीजी आरपीएफ अरुण कुमार हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, इस बार जो आप लोगों की कार्रवाई हुई, कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई, क्या बड़ा मामला हाथ लगा है? देखिए, ऐसा है कि हम तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम इस पोजीशन में हैं कि जो हम कह सकते हैं कि इलीगल सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हमारे तत्काल या हमारे विंडोज ओपन होते थे उसको कॉर्नर करने का जो इन लोगों का पैरेलल धंधा था, उस पर हम लोगों ने पूरी तरह से रोक लगाने में हम लोग सक्षम हुए हैं। और जितने भी इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया है और जितने भी इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स इसमें थे उनकी गिरफ्तारियां जो है वो करीब करीब हम लोगों ने कर ली है। और लगातार हम उन पर वॉच बनाए हुए हैं कि इस मार्केट को में आने वाला यदि कोई दूसरा आदमी है तो उस पर हम तुरंत आते ही उसको जो है हम कार्रवाई कर सकें।